Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. तो दोस्तों लेकर आ गए हम एक सेपरेट वीडियो फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी फॉर FCI AGM 2021 एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस प्रिपेयर कर रखी हैं, जैसे FCI AGM टेक्निकल के लिए हमने एंटोमोलॉजी का पार्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट के 30 क्वेश्चंस जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। उसके अलावा हमने एक और वीडियो इससे पहले बना दी है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बेस्ड। उसमें तो हमने 60 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इसमें हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अंडर PM किसान स्कीम विच टाइप ऑफ फार्मर्स गेट बेनिफिटेड बाय गवर्नमेंट। जो PM किसान की स्कीम है इसके अंदर कौन से फार्मर कवर किए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड D बोथ A एंड B। इसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर बॉडी में ऐसा कौन सा माइक्रोब है जो एक इंडिकेटर है वाटर पॉल्यूशन के लिए। ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन B, ई कोलाई। सो ई कोलाई इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन वाटर। Second question is, due to which problematic soil there is deformation of soil structure and reduction in permeability of soil to water। तो बताना है कौन सी problematic soil में ये condition आ जाती है। जैसे problematic soils होती हैं हमारी acidic soil है, saline soil है, sodic soil है या saline sodic soil है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी problematic soil में ये condition आ जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, sodic soil। देखो sodic soil में जो मेजर एलिमेंट होता है या बोल ले मेजर सॉल्ट, वो होता है सोडियम। तो सोडियम की वजह से क्या होता है, सॉइल में डिफ्लक्चुएशन हो जाता है। सॉइल में डिफ्लक्चुएशन हो जाता है। डिफ्लक्चुएशन कहने का मतलब ये है कि सॉइल का डिस्पर्जन हो जाता है। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो पोर्स को प्लग कर देते हैं। पोर्स को प्लग करने की वजह से जो पानी का जो बहाव होता है पानी में वो कम हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ सोडिक सॉइल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस टेम्परेचर फॉर राइस क्रॉप। राइस क्रॉप के लिए बेस टेम्परेचर क्या है। देखो तीन चीज़ें होती हैं, बेस टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर बेस टेम्परेचर पूछा है राइस के केस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द बेस टेम्परेचर फॉर राइस क्रॉप। इसके अलावा जो मेन क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट एंड मेज, इसके मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को देख लेते हैं। राइस के केस में बेस टेम्परेचर है 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम इज 30 to 32 एंड मैक्सिमम है 36 to 38। व्हीट के केस में मिनिमम आप देख रहे होंगे बहुत कम है। देखिए बेस टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेज के केस में 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बेस टेम्परेचर एंड 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये वाला। तो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मिनिमम टेम्परेचर तो ये है, अगर इससे टेम्परेचर नीचे जाएगा तो राइस की जो ग्रोथ होगी वो सीज हो जाएगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो ये दे रखा है, अगर इससे ऊपर टेम्परेचर चले जाता है तो उस केस में भी राइस की जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो सीज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए इसकी ग्रोथ पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, मिनामाता डिजीज इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय विच एलिमेंट। एक डिजीज़ होती है मिनामाता डिजीज़, ये किस वजह से होती है। वाटर में ऐसा कौन सा एलिमेंट आ जाता है कि जिसकी वजह से ये मिनामाता डिजीज़ हो जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं मर्क्यूरी, लीड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मिथाइल आइसोसाइनेट। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन A। सो मर्क्यूरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन इन वाटर एंड इट विल लीड टू द डिजीज़ which is called as Minamata disease। अगला क्वेश्चन है, AQI that is air quality index of value 0 to 50 will comes under which category। देखो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, यहाँ बोल रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलग अलग रेंज दे रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग डिवीज़न किया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड है, सीवियर है, सेटिस्फैक्ट्री है या क्या है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं 0 to 50 के बीच में अगर AQI इंडेक्स है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, गुड कैटेगरी। अब सारी कैटेगरी को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले AQI के बारे में बात कर लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसको डेवलप किया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
अब यहाँ पर इसकी कुछ रेंज दे रखी है, जैसे 0 to 50, 50 to 100, 50 to 100 के बाद जितनी भी कैटेगरी हैं सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 100। जैसे 100 to 200 कितने का गैप है, 100 का, तो 100 100 आप प्लस करते जाइए अप टू 500। अब यहाँ पर इसकी कैटेगरी दे रखी है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो गुड का आपको पता होना चाहिए कि अच्छी एयर क्वालिटी इंडेक्स कब मानी जाती है, 0 to 50, और सीवियर कब होती है, 401 to 500। अगर ये है वैल्यू AQI की तो वो आएगा सीवियर कैटेगरी के अंदर। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या बोल रहे हैं एयर पॉल्यूशन के केस में दो टर्म निकल के आती हैं, एक होता है PM 2.5 और दूसरा है PM 10। तो मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। PM स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सूट, स्मोक, मेटल्स, नाइट्रेट, सल्फेट और जितना भी डस्ट वाटर है, तो इन सब का जो मिक्सचर है इसको कहा जाता है पर्टिकुलेट मैटर। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये 2.5 क्या है, 10 क्या है। ये 2.5 होता है इसका डाया, जो उसके पार्टिकल्स हैं उसका डायमीटर कितना है, अगर 2.5 है यानी कि बहुत महीन है वो, तो उसको कहेंगे PM 2.5। अगर 10 है तो PM 10 होगा वो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट क्रॉप। व्हीट यानी कि गेहूँ, गेहूँ की क्रॉप के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये मिलीमीटर में है, जितने भी ऑप्शंस हैं ये सबके सब मिलीमीटर में है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आपको बताना है कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है व्हीट के केस में। राइट आंसर इज ऑप्शन A, 450 to 650 मिलीमीटर। इसके अलावा भी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके वाटर रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। देखो व्हीट के केस में तो बता दिया 450 to 650। पैडी के केस में ज़्यादा होता है थोड़ा, पैडी और शुगर केन के केस में, यह आपको याद रखना है, अप टू 2500 मिलीमीटर यानी कि 2500 मिलीमीटर तक भी हो जाता है। मेज़ के केस में 500 to 800 एंड सॉरगम के केस में 450 to 650। देखो व्हीट और सॉरगम का तो सेम है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, व्हीट और सॉरगम का सेम है। और पैडी और शुगर केन का भी आप देख रहे होंगे लगभग जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो है 2500 मिलीमीटर, और मेज के केस में है 500 to 800 मिलीमीटर। तो ये मेजर क्रॉप्स हैं, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ प्लांट्स एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो बैक्टीरिया हो सकता है या फंजाई हो सकता है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के रूट नोड्यूल में रहता है और रूट नोड्यूल में रहकर वो जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो सॉइल में फिक्स करता है। तो बताइए, ऑप्शन दे रहे हैं बैसिलस, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम एंड फ्रैंकिया। द राइट आंसर इज राइजोबियम। सो राइजोबियम इज एन बैक्टीरिया विच लिव्स इन द रूट नोड्यूल ऑफ प्लांट एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन रेगुलेटेड मार्केट ओनली वन कैटेगरी ऑफ कमीशन एजेंट एग्जिस्ट अंडर द नेम ऑफ। उसका नाम क्या होता है, एक अलग नाम से उसको जाना जाता है इस कमीशन एजेंट को। तो बताना है वो कौन सा ट्रेडर या उसको कौन सा कमीशन एजेंट कहा जाता है। ऑप्शंस हैं A क्लास ट्रेडर, B क्लास ट्रेडर एंड C क्लास ट्रेडर। राइट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज A क्लास ट्रेडर। तो जितने भी रेगुलेटेड मार्केट होंगी जो अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम कर रही होंगी, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट किए होंगे उनके अंदर काम कर रही होगी, तो वहाँ पर कमीशन एजेंट की जो कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है A क्लास ट्रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इज। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में। सबसे पहले आपको कौन सा रखना है, जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, उसके बाद उससे कम, फिर सबसे लास्ट में जिसका सबसे कम है। अब यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन A। देखो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉलोड बाई मीथेन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड लास्ट नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में डेफिनेशन दे रखिए एक, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन वाटर अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एट दिस स्टेज ओनली माइक्रोपोर्स और कैपिलरी पोर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फॉर देयर यूज। विच ऑप्शन इज राइट। देखो पूरा डेफिनेशन आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर क्या क्या रखा है कि सॉइल की वो कौन सी कैपेसिटी है जिस पर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को होल्ड करता है। ठीक है, इतनी चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। और मेजरली जो प्लांट एब्जॉर्व करता है वाटर वो इसी कैपेसिटी पर करता है, जिस कैपेसिटी पर ये वाटर होल्ड है, इस कैपेसिटी पर ही वाटर इस पानी को एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
फील्ड कैपेसिटी, एंड PWP दैट इज़ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी में जो पानी होता है उसको सॉइल ग्रेविटी के अगेंस्ट होल्ड किए रहता है, और ये पानी अवेलेबल होता है टू द प्लांट्स, और प्लांट्स इसी पानी को एब्जॉर्ब करता है फॉर देयर मेटाबॉलिक पर्पसेस। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स हैं, ये रोहितवाड़ी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में शुरू हुआ था और इसको किसने शुरू किया था। जैसे रोहितवाड़ी सिस्टम है, इसको थॉमस मनरो ने शुरू किया था इन मद्रास सिंस 1820। देखो ये क्या था, ये एक सिस्टम था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम में जो फार्मर्स होते थे या पीजेंट्स होते थे उनको टैक्स देना पड़ता था, 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन वेटलैंड कंडीशन। ठीक है, और यहाँ कोई मिडिल मैन नहीं होता था जो जाके टैक्स को कलेक्ट करता था, डायरेक्टली देना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स होते थे, और इसको शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने शुरू किया था। और ईयर क्या है? 1793। अगला है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या है, पूरे विलेज को, बहुत सारे विलेजेस को महल्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और इसको एक तरीके से ये मान लीजिए, इसमें रोहितवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन है ये महलवाड़ी सिस्टम। देखो शुरू तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, बट इसको पॉपुलराइज किसने किया? विलियम बेंटिंग। तो ज़्यादातर इनका ही नाम आता है, विलियम बेंटिंग, इन केस ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। लास्ट है जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम बेसिकली सिमिलर टू जमींदारी सिस्टम। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ कंपाउंड सच एज पॉल्यूटेंट और पेस्टिसाइड increases its concentration in the tissue of organism as it travel up to the food chain is called as। क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर ये कह रखा है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई कंपाउंड है, जैसे कोई टॉक्सिक कंपाउंड है या पेस्टिसाइड है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होते रहता है हर ट्रॉपिक लेवल पे। ट्रॉपिक लेवल बोलने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने ट्रॉपिक लेवल पढ़ा होगा, फूड चेन, जो फूड चेन की हम बात करते हैं ना, जैसे मछली है, मछली को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने। तो ऐसे हर ट्रॉपिक लेवल पर क्या हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ते रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप इन स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड एज। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप। यहाँ पर क्या कह रखा है कि हम नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग कर दे रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप में। जैसे हमने अभी क्या लगा रखी है? धान लगा रखी है। मान लीजिए हमने धान लगा रखी है, तो क्या हुआ, इसका हार्वेस्टिंग टाइम आने वाला है 15 दिन बाद। 15 दिन बाद इसकी कटाई होने वाली है, बट हमने क्या किया, इसकी कटाई होने से पहले ही हमने दूसरी क्रॉप की, जो हम अगली क्रॉप लगाने जा रहे हैं, उसकी सोइंग कर दी। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी क्रॉपिंग कहेंगे हम इसको? ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर। राइट आंसर इज रिले क्रॉपिंग। तो आपको याद रखना है कि रिले क्रॉपिंग इज द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप इन द स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग नाम दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। जैसे बिहार का स्टेट है, बिहार के स्टेट में जो रिले क्रॉपिंग है इसको कहा जाता है पैरा कल्टीवेशन। पैरा, PAIRA, पैरा कल्टीवेशन कहा जाता है। और एक दूसरा नाम भी है, वो दूसरे स्टेट में बोला जाता है, उटेरा, UTERA। एक तो पैरा हो गया, इसको बिहार में कहा जाता है, एक है उटेरा कल्टीवेशन। तो आपको बताना है कि उटेरा कल्टीवेशन कौन से स्टेट में कहा जाता है रिले क्रॉपिंग को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गुड्स दैट डिके और डिटेरियोरेट क्विकली आर नोन एज। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं या जल्दी डिटेरियोरेट हो जाते हैं? ड्यूरेबल गुड्स हैं, पेरिसेबल गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। राइट आंसर इज पेरिसेबल गुड्स। जैसे कि आपके क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है पेरिसेबल गुड्स। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन यानी कि कपास, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल। आपने सुना भी होगा ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। तो कॉटन से ही इसको कहा जाता है क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन बेस्ट होता है ब्लैक सॉइल में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई फ्रिक्वेंसी इरिगेशन मेथड। अब आप कहेंगे सर ये हाई फ्रिक्वेंसी क्या है? देखो हाई फ्रिक्वेंसी से कभी मत कंफ्यूज होना। अगर हम पानी ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसको हम फ्रिक्वेंसी नहीं कहेंगे। पानी हम कितना लगा रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी नहीं है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि द टाइम, या बोल रहे हैं द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव इरिगेशन। जैसे हमने एक पानी लगाया आज, ठीक है,
फिर हमने जो दूसरा पानी लगाया वो 3 दिन बाद लगाया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है, एक दूसरी कंडीशन है, उसमें क्या किया हमने, एक बार पानी लगाया, उसके 4 दिन बाद पानी लगाया, यानी कि फ्रिक्वेंसी किस में ज़्यादा है, पहले वाले केस में, क्योंकि हम यहाँ जल्दी पानी दे रहे हैं, दूसरे वाले कंडीशन में लेट पानी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाई फ्रिक्वेंसी इरिगेशन मेथड है। ऑप्शन दे रखे हैं सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ड्रिप इरिगेशन। देखो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जिसमें ड्रिप करके पानी जाता है, बूंद बूंद करके पानी जाता है और वो कंटिन्यूसली चलते रहता है। अब यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें दूसरे इरिगेशन मेथड से। अब सरफेस इरिगेशन मेथड है, इसमें हमने एक बार पानी लगाया, उसके बाद 10-15 दिन बाद पानी लगाते हैं, यानी कि यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, इंटरवल बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ फ्रिक्वेंसी कम होगी। एंड इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इन फूड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर एंड इन विच स्टेट और वी कैन से यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि फूड के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र वाला सिस्टम कब शुरू हुआ और कौन से स्टेट में शुरू हुआ। राइट आंसर इज चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी इन 2015। ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 2015 के टाइम पे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जितने भी पुअर फैमिलीज़ होती हैं या हाउस होल्ड्स होते हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे जाते हैं लोअर रेट्स पर। बट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र में क्या है, यहाँ पर फूड प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाता है उनके बैंक अकाउंट में, ताकि वो ओपन मार्केट में जाके फूड ग्रेन्स को परचेज़ कर पाएँ। तो ये डिफरेंट थिंग है, इसमें फूड ग्रेन नहीं प्रोवाइड किया जाता बल्कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज़ मेनली कॉज ड्यू टू। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, सडन राइज इन प्राइस इन अ मार्केट। तो ये किस कंडीशन में होता है। ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। देखो डिमांड तो मार्केट में बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, बट उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। इस कंडीशन में इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी बोल लें वहाँ उस कंडीशन में इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इन्फ्लेशन इज अकर इन कंडीशन व्हेन द डिमांड इज इंक्रीज्ड एंड सप्लाई इज डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन सजेस्टेड C2 मेथड दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मेथड। देखो MSP का क्वेश्चन है ये, और इसके बारे में डिटेल वीडियो भी बना रखी है हमने, MSP को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन सी क्रॉप्स कवर किए जाते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि MS स्वामीनाथन ने एक जो MSP की कैलकुलेशन मेथड होती है C2 मेथड, इसको कब सजेस्ट किया था, कौन से रिपोर्ट में सजेस्ट किया था इन्होंने। तो इसका आंसर है रिपोर्ट अंडर नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। देखो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर एक ये बना रखी थी कमेटी 2004 में, तो इसके अंडर इन्होंने 6 अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी बिटवीन द ईयर्स 2004 टू 2006। तो अपने इन्हीं रिपोर्ट में इन्होंने ये सजेस्ट किया था C2 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ MSP। अगला क्वेश्चन है ए मार्केट इन विच द परचेज एंड सेल ऑफ ए कमोडिटी टेक्स प्लेस एट अ टाइम T but the exchange of commodity takes place on some specified date in future is called as। देखो यहाँ क्या है इस कंडीशन में, यहाँ परचेज और सेल तो हो गया कमोडिटी का, मान लीजिए टाइम टी पर हो गया, बट जो कमोडिटी का एक्सचेंज होगा वो कुछ टाइम बाद होगा, अभी नहीं हो रखा है, वो कुछ टाइम बाद होगा फ्यूचर में। तो इस मार्केट को क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट, C कैश मार्केट एंड D फॉरवर्ड मार्केट। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, फॉरवर्ड मार्केट। तो इस मार्केट को कहा जाता है फॉरवर्ड मार्केट। और ऐसी मार्केट जहाँ पर सीधे आपका परचेज और सेल भी हो जाता है और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी भी हो जाता है, तो उसको कहा जाता है स्पॉट मार्केट या बोल लें कैश मार्केट, दोनों एक ही है ये, स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। और इसका जो पूरा विपरीत है वो है फॉरवर्ड मार्केट। अगला क्वेश्चन द रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन। देखो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको शुरू किया गया था जून 1992 फॉर द जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, हिल एरियाज़ हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो उनके लिए रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था इन जून 1992। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल। जो लाल मिट्टी होती है इसका लाल कलर क्यों होता है, कौन से एलिमेंट की वजह से होता है। ऑप्शन दे रखे हैं फॉस्फोरिक एसिड, ह्यूमस, नाइट्रोजन एंड आयरन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी आयरन। आयरन में पर्टिकुलरली जो ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, तो इनकी वजह से ही मिट्टी का रेड कलर होता है। अगला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन TMC वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच ईयर। कौन से ईयर में शुरू हुआ था।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2000। तो 2000 ईयर में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन शुरू हुआ था इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं इनमें से? देखो, लेबर होता है, लैंड होता है, कैपिटल, मैनेजमेंट, यानी कि ये चारों के चारों क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल रादर हिज ओन यूज इज कॉल्ड एज। देखो, ऐसी क्रॉप को हम क्या कहेंगे जो डायरेक्ट सेल के लिए ग्रो किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, कवर क्रॉप एंड रिले क्रॉप। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैश क्रॉप। जैसे आपकी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, टोबैको है, शुगर केन है, तो ये सारी की सारी कैश क्रॉप हैं। अगला क्वेश्चन है द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिमल इज नोन एज। एनिमल्स या बोल लें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से जो सॉइल की मिक्सिंग हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम पीडोटर्वेशन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, पीडोटर्वेशन। सो द मिक्सिंग ऑफ द सॉइल बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज पीडोटर्वेशन। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आ गया है ये, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू द लेटराइट सॉइल डेवलप। जो लेटराइट सॉइल्स होती हैं ये कौन सी क्लाइमेट में डेवलप होती हैं? आपको पता होगा कि लेटराइट सॉइल में लीचिंग ज़्यादा होती है, जो सॉल्ट्स की लीचिंग हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन में होती है? जाहिर सी बात है कौन सी कंडीशन में होगी, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी। बारिश कहाँ होगी? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सो लेटराइट सॉइल विल डेवलप अंडर द वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन की पहली स्टार्टिंग थी, वहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो पीएम किसान स्कीम है इसके अंदर कौन से फार्मर बेनिफिट किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। दोनों टाइप के फार्मर को पीएम किसान स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते क्या है? देखो, मार्जिनल फार्मर तो सबसे छोटे फार्मर हो गए, जो जिनके पास बिलो 1 हेक्टेयर लैंड होता है, ये आते हैं मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में। स्मॉल फार्मर जो 1 to 2 हेक्टेयर के बीच, इनको कहा जाता है स्मॉल फार्मर। सेमी मीडियम 2 to 4, मीडियम 4 to 10 एंड लार्ज फार्मर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात क्या है कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर, इनको दिया जाता है पीएम किसान स्कीम का बेनिफिट। पीएम किसान स्कीम शुरू हुई थी 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ शुरू हो रखी थी। और इसके अंदर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं इनको इनकम सपोर्ट दिया जाता है 6000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में 6000 रुपये दिए जाते हैं इन दियर बैंक अकाउंट्स। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।